हेलो एवरीवन, आज हम फिर बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ की। एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ में आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लॉक एंड ब्लॉक क्वेश्चन, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, ब्लॉक बाय ब्लॉक क्वेश्चंस। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस है, और इस सरफेस पे हमने एक ब्लॉक यहाँ रखा है M1 और उसके साथ एक दूसरा बॉक्स रखा है M2 और इसके ऊपर हमने कोई फोर्स अप्लाई की है F, राइट। हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी। इस सरफेस के ऊपर जब एक ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो उसके पास एक कांटेक्ट है, तो इसका मतलब एक कांटेक्ट फोर्स लगेगी। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगेगी और दूसरा उसका वेट डाउनवर्ड लगेगा। सिमिलरली M1G का भी एक वेट डाउनवर्ड लगेगा और उसकी कांटेक्ट फोर्स भी अपवर्ड लगेगी। हम इसका नाम दे देते हैं N1 एंड N2। लेकिन यहाँ एक और चीज़ हो रही है, वो है इन दोनों के बीच में एक कांटेक्ट है और यहाँ भी एक कांटेक्ट फोर्स लगनी चाहिए जो एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। इस कांटेक्ट फोर्स का नाम हमने दे दिया N3 और यही फोर्स है जो हमें आइडेंटिफाई करनी है, हाउ टू कैलकुलेट इट। तो आइए फिर से एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हमने लिया एक मास आपका M2 और देखा इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है M2G डाउनवर्ड, दूसरी फोर्स लग रही है कांटेक्ट फोर्स N2 और तीसरी फोर्स आप देखोगे कि ये जो आपके पास N3 आया विच इज़ एक्टिंग ऑन M2 इन दी राइट साइड, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है N2। क्या कोई और फोर्स भी लग रही है इसके ऊपर? मुझे तो दिख नहीं रही। लेकिन एक चीज़ और है, वो है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। सो एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, N2 इज इन द सेम डायरेक्शन, तो वी कैन से दैट N2 इज पॉजिटिव एंड दिस इज इक्वल टू द नेट फोर्स। वाई? बिकॉज देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग। जरा देखो, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, सो कैंसिल हो जाएंगे। सो N2 विल बी इक्वल टू नेट फोर्स दैट इज मास सेकेंड इनटू एक्सेलरेशन। ये आपके पास आ गया नॉर्मल बिटवीन द टू। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर M1 को देखें तो इसके पास कौन सी फोर्सेस हैं? एक फोर्स जो डाउनवर्ड इसका वेट अप्लाई कर रहा है और एक कॉन्टैक्ट की वजह से N1 की फोर्स लग रही है। और तीसरी फोर्स कौन सी लग रही है इसके ऊपर? F, जो कि राइट साइड की तरफ लग रही है, राइट। और चौथी फोर्स लग रही है ये वाली, ये देखो N2। ये फोर्स कहाँ लग रही है? बैकवर्ड, N3। ये फोर्स थी अप्लाइड, राइट। तो हम देख रहे हैं ये दोनों फोर्सेस तो बैलेंस है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, इट इज़ नॉट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन है, वो है इस डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, सो नाउ एक्सेलरेशन एंड फोर्स अप्लाइड आर इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन N3 कैसा है? ऑपोजिट। सो F माइनस N3 इज इक्वल टू नेट फोर्स। F minus N3, oh we must say it is N3 not N2, right? So N3 is equal to F net, that is equal to M1 into A। F3 की वैल्यू, N3 की वैल्यू 3 आपके पास M2A, दिस इज इक्वल टू M1A। सो अगर हम देखें तो फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू M1 प्लस M2 divided multiplied by A। So acceleration of this system comes out to be applied force divided by total mass। So यानी ये पूरा का पूरा सिस्टम जब एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो हम सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं दैट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड अपॉन टोटल मास। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक आपके पास एक ऑब्जेक्ट है M1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है M2। मैंने कहा इसका मास है 2 kgs, इसका मार हमने ले लिया 4 kgs, राइट। इसके ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई की है लेटर से 12 न्यूटन की। आई वुड लाइक टू नो ये पूरा सिस्टम किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ट्राई करके देखिए, ट्राई इट।
ओके चलिए हम करते हैं. सो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका m1g या इसका mg नीचे आएगा विच इज़ इक्वल टू 2g, और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी n1. इसकी फ्री बॉडी बनाएंगे तो 4g डाउनवर्ड और n2 ऊपर लगेगी. ये n3 इन दोनों के बीच में लगेगी जो हमें फाइंड आउट करनी है. तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हम ऐसी जगह से शुरू करेंगे जहाँ कोई फोर्स अप्लाई हमने नहीं की. अप्लाइड फोर्स कहाँ है? 2 kg पे. 4 kg पे हमने फोर्स अप्लाई नहीं की, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वो मूव करेगा. तो इसका हम FBD बना लेंगे. तो FBD में हमने बनाया ही है 4g नीचे, नॉर्मल रिएक्शन n2 ऊपर, n3 की वजह से मूवमेंट इधर, और इसका टोटल वैल्यू क्या आएगी? ये दोनों बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे. सो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में. So n3 will be equal to mass of this object, यानी it is 4 multiplied by a. करेक्ट? सो n3 की वैल्यू आ जाती है आपके पास 4a. सिमिलरली इसका बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम. तो 2g नीचे लगी आपके पास और n1 ऊपर. इस तरफ फोर्स है अप्लाइड और n3 इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में है. नेट मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन. तो हम क्या लिखेंगे? FA माइनस n3 इज इक्वल टू 2a. सो FA इज इक्वल टू 2a प्लस n3. दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 4a. एंड अप्लाइड फोर्स कितनी थी? 12. सो 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू a, विच कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये आ गई एक्सेलरेशन. नाउ सब्स्टिट्यूट a in n3. सो आपके पास क्या आ जाएगी? n3 की वैल्यू आ जाती है 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 8 न्यूटन. दिस इज द वैल्यू ऑफ n3. कोई पूछे आपसे n1 की वैल्यू बता दीजिए, तो n1 की वैल्यू क्या होगी? नाउ लुक एट इट. n1 की वैल्यू क्या है? 2g. और n2 की वैल्यू क्या है? 4g. 2g का मतलब 20 न्यूटन एंड दिस इज 40 न्यूटन. करेक्ट? कोई पूछे आपसे कि भाई ये बताइए कि 2 kg के इस मास के ऊपर टोटल फोर्स अप्लाइड कितनी है? तो टोटल फोर्स कितनी होगी आपके पास अप्लाइड? अप्लाइड फोर्स मतलब टोटल नेट फोर्स की बात कर रहे हैं. सो टोटल नेट फोर्स ऑन ए अगर हम फर्स्ट वाले पे निकालना चाहें तो नेट फोर्स कितनी है मेरे पास? नेट फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू ए. 2 इंटू ए. 2 इंटू ए. सो नेट फोर्स on A is equal to 2A. What is the acceleration? 2 meter per second. So 2 into 2, that is 4 Newton. And net force on second one is equal to 4 into A, that is 4 into 2 equal to 8 Newton. ज़रा देखिए टोटल का सम कितना आ रहा है? 12 न्यूटन. एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? अप्लाइड फोर्स. इसका मतलब अप्लाइड फोर्स जो होगी वो मासेस की रेशो में डिवाइड हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? F is directly proportional to m because A is constant. सो 2 kg के मास पे 4 न्यूटन लग गई और 4 kg के मास पे 8 न्यूटन लग गई. सो टोटल सम कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन. सो देखिए 12 न्यूटन की फोर्स लगी थी. 2 kg पे कितना फोर्स यूज़ किया? 4 न्यूटन. जो बची हुई है फोर्स वो क्या बन जाएगी? नॉर्मल रिएक्शन. 8 न्यूटन वॉज द नॉर्मल रिएक्शन. सो नॉर्मल रिएक्शन लेने के लिए भी आपको क्या करना है? फोर्सेस को इक्वली डिवाइड कर दीजिए. तो नेट फोर्स 4 kg मास पे काम कर रही है, वही नॉर्मल रिएक्शन है बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ 2 ब्लॉक्स. राइट? आप इसे अब लिख लीजिए and then we can use try some more examples on it. All right, let's try another example. आपके पास यहाँ लिखा है 1 kg का मास. Over here you have 4 kg mass and then you have 7 kg mass. And force is applied on 1 kg mass, which is equal to almost 24 Newton. So what will be the acceleration? Try it.
ट्राई कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन फॉर दिस ऑब्जेक्ट. मुझे उम्मीद है आप सबने कर लिया है. दिस इज फोर्स अपॉन टोटल मास, दैट इज m1 plus m2 upon this is equal to acceleration. So acceleration is equal to 24 divided by 1 plus 4 plus 7, that is 24 divided by 12, that is 2 meter per second square. So if I ask you what is the net force acting on the 7 kg mass, तो आपको पता है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन होगा. हम इसे इस बार नाम दे देते हैं N1, और इन दोनों के बीच में भी एक न्यूट्रल रिएक्शन होगी, दैट विल बी N2, क्योंकि कांटेक्ट है और कांटेक्ट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगी. तो ज़रा सोचें, इसके पास इसका नॉर्मल रिएक्शन, इसके पास 7g की फोर्स, नेट एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन caused by the N1 force. So N1 will be equal to mass multiplied by acceleration, that is 7 multiplied by 2, यानी 14 न्यूटन की फोर्स के साथ ये आगे मूव करेगा. और ये N1 की वैल्यू आ गई आपके पास 14 न्यूटन. Then come to the 4 kg mass. In 4 kg mass 4g नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, जो कि बैलेंस कर लेंगे. इसका मतलब यहाँ क्या लगी आपके पास N2, और N1 कहाँ लग रही है, बैकवर्ड. N2 की वैल्यू में पता है 14 न्यूटन है और नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है. सो हम क्या लिखेंगे, N2 minus N1 is equal to 4a, and N2 will be equal to 4a plus 14. What is acceleration? 2 meter per second. So 8 plus 14, that comes out to be 22 Newton. And if we want to know what is the normal reaction on 7 kg, so normal reaction on 7 kg, this normal reaction on 7 kgs is equal to 7g, that is 70 Newton, and this normal reaction is equal to 40 Newton. If I want to know what is the net force on each, तो जिसके पास net force कितना है, that is 7 into a, that is 14 Newton, और इसके पास 4 के पास कितना होगा, 4 into 2, that is 8 Newton, and this will have 2 Newton. तो 24 में से 2 Newton की फोर्स 1 kg मास को मूव करने के लिए काम आई, 8 Newton की फोर्स काम आई टू शिफ्ट और टू मूव 4 kg मास, और 7 kg मास को मूव करने के लिए ज़रूरत पड़ी हमें 14 न्यूटन की. सो टोटल फोर्स कितनी हो गई आपके पास, दैट इज़ 14 plus 8 plus 2, which comes out to be 24 Newton. Again, force has been divided in the ratio of their masses. Why? Because acceleration is constant. Lastly, second law of motion के अंदर हम बात कर लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक constrained motion के ऊपर. उसको डिटेल में नहीं करेंगे अभी, just to understand the basic concept. So let's go on to constrained motion. आज हम इसका सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या है. कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब है व्हेन मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट. या एनी अदर ऑब्जेक्ट उसके मोशन पे डिपेंड करे तो उसे हम कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं. यहाँ सबसे कॉमन जो कंस्ट्रेंट मोशन के कॉन्सेप्ट आपके पास आते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सम मूवेबल पुलिस एंड सम फिक्स्ड पुलिस. तो यहाँ हमने एक पुली लगाई, इसके ऊपर हमने एक मास कनेक्ट किया, हमने इसका नाम दे दिया A, और यहाँ से एक पुली और लगाई और इसके ऊपर हमने एक मूवेबल पुली लगा दी. इस मूवेबल पुली में हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया एक छोटा सा मास B. अब हम इसमें जानना चाह रहे हैं कि भाई व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट
what will be the velocity or the acceleration of B with respect to A. एक भी A की वजह से B में मोशन कम होगा, और ये भी एक सिस्टम है. Why this is a system? ये सिस्टम इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही. राइट, इस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही. जो भी फोर्सेस हैं इंटरनल फोर्सेस हैं. आइए देखें कौन कौन से फोर्सेस हैं. एक फोर्स, इसका वेट mg. टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है, इससे अवे होंगी सारी टेंशन. ये भी टेंशन T और ये भी टेंशन T. वाई वी हैव डायरेक्टेड इट अपवर्ड. हमने इसको अपवर्ड इसलिए लिया क्योंकि स्ट्रिंग में एक तो ये टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर जाती है, और दूसरा हमने सबकी वैल्यू T क्यों ली है, क्योंकि सिस्टम के अंदर एक ही स्ट्रिंग है. सो वन स्ट्रिंग मीन्स वन टेंशन. टेंशन चेंज नहीं होगा, टेंशन भी चेंज नहीं होगी. सो अगर हम इसकी मूवमेंट देखते हैं, लेट अस से दिस मूव्स बाय डिस्टेंस ऑफ x1 and this moves by a distance of x2. We want to know what is the relationship between x1 and x2. तो इसको समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट लगाना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. यानी टोटल एनर्जी जो इस पूरे सिस्टम के अंदर होगी वो हमेशा कितनी रहेगी, वर्क डन कितना रहेगा, 0. किसकी वजह से है वर्क डन, बिकॉज ऑफ टेंशन. सो सिस्टम के अंदर कोई फोर्स एक्ट कर रही है अगर, तो वो है टेंशन, जिसकी वजह से सारी वर्क डन होगा. So work done by tension in the system, यूं कहना चाहिए total work done by the system, total work done by tension in the system is always equal to 0. So we can say summation of work done by tension is equal to 0. Now what is work done? Work done is equal to force into displacement. करेक्ट. अब कौन कौन सी फोर्सेस हैं और कौन कौन सी डिस्प्लेसमेंट होंगी हमें ये देखना है. हमें इस मास से कुछ नहीं लेना देना, अभी हमें सिर्फ टेंशन से लेना देना है. अब आप देखोगे कि इस ऑब्जेक्ट ए में टेंशन कहाँ है, टेंशन इज अपवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, डाउनवर्ड. करेक्ट. सो वर्क डन ऑन ए कितना हो गया बाय टेंशन, टेंशन डॉट x1 कॉस 180 डिग्री हो जाएगा. कॉस प्रोडक्ट है इसलिए हम यहाँ पे इसको उठा देते हैं. ठीक है. सो कितना हो जाएगा ना, टेंशन और इसके बीच का एंगल कितना है, द एंगल इज 180 डिग्री. सो cos 180 डिग्री दिस इज इक्वल टू माइनस Tx1. दिस इज द वर्क डन ऑन ए बाय टेंशन. हम बाय वेट नहीं कैलकुलेट कर रहे, हमने कहा विद इन द सिस्टम, तो हम टेंशन की बात कर रहे हैं कि टेंशन ने कितना काम किया. जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ यहाँ मूव करने की कोशिश कर रहा है तो देखिए ये पुली ऊपर की तरफ जाना चाहेगी, यहाँ घूम के आएगी, ये देखो यू घूम के. जब ये टेंशन पुली ऊपर जाएगी तो अगर ये पुली फिक्स्ड होती, अगर ये वाली पुली फिक्स्ड होती तो ये स्ट्रिंग भी मूव करने की कोशिश करती. बट ये पुली कैसी है, दिस इज अ मूवेबल पुली. तो बजाय कि स्ट्रिंग इसके ऊपर से मूव करे, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो शिफ्ट करके यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, ओवर हियर समवेयर. तो आप देखेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट हमें देखने मिलेगी x2. यही डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ भी मिलेगी x2. आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं, देखिए स्ट्रिंग तो एक ही है लेकिन टेंशन दो जगह से लग रही है. ये भी ऊपर खींचना चाहती है और ये भी ऊपर खींचना चाह रही है. तो हमें वर्क डन बाय बोथ ऑफ देम निकालना पड़ेगा, बाय बोथ टेंशंस. और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x2. x2 भी ऊपर है, टेंशन भी ऊपर है, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री. सो व्हाट वी विल राइट, वर्क डन ऑन B इज इक्वल टू टेंशन इंटू x2 प्लस टेंशन इंटू x2. कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ Tx2. दिस इज द वर्क डन ऑन B. नाउ वी से दैट इस पूरे सिस्टम के अंदर जो वर्क डन है टोटल, summation of work done by tension should be equal to 0. Now what is the work done total by the tension? That is work on A and work on B. What is the work done on A? Tx1 plus twice of Tx2 which is equal to 0.
सो tx1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tx2. टेंशन कॉमन है, कट गया. सो x1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x2, और यू कैन से दैट x2 इज इक्वल टू x1 बाई 2. राइट. तो इसका मतलब उस स्ट्रिंग के जो मूवमेंट b में होगी वो कितनी होगी? आधी होगी. दोनों साइड की स्ट्रिंग्स मूव करेंगी, दोनों साइड की स्ट्रिंग्स मूव कर रही हैं, लेकिन दोनों की मूवमेंट कैसी है? आपके पास x2 ये मूव कर रहा है, x2 ये मूव कर रहा है, और यहाँ लगा हुआ था आपके पास b. जबकि a जो है उसकी मूवमेंट कैसी हो जाएगी? a की मूवमेंट आपके पास हुई है डाउनवर्ड, और ये मूवमेंट आपके पास जो a की आएगी दैट इज गोइंग टू बी x. सो जितना भी x a मूव करेगा इस फिक्स्ड पुली की वजह से, जितना भी मूव करेगा x2 उसका ये वाला वैल्यू उसकी आधी होगी, बिकॉज इट हैज़ टू कॉम्पनसेट फॉर द मूवमेंट. क्लियर हुई बात? ऑल राइट. अब हमने कहा वर्क डन इज इक्वल टू टेंशन इंटू एक्स, एंड दिस समेशन ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू 0. Now if I ask you to find a derivative of tx, तो आप क्या लिखोगे? t तो कांस्टेंट है, t dx by dt, क्योंकि यही चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज इक्वल टू t इंटू v. इसका मतलब समेशन ऑफ वर्क डन कैन बी ऑल्सो गिवन एज समेशन ऑफ tv, यानी ऑब्वियसली दिस इज द विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वी जस्ट हैव टू फॉलो द कॉन्सेप्ट. हम इसे ऐसे सब कर सकते हैं दैट समेशन ऑफ t into v within the system should also be equal to 0. अगर हम d by dt of tv कर दे तो क्या बनेगा? t dv by dt and t dv by dt is equal to ta. So can we say summation of ta within an isolated system, in an isolated system, is also equal to 0. So हमारे पास constraint motion में चीज़ें समझने के लिए तीन चीज़ें हमें खास तौर पे दिमाग में रखनी है. कोई भी constraint motion आ जाए, summation of t into x is equal to 0 in an isolated system, or summation of tv is also equal to 0. Summation of t into a is also equal to 0. If we follow this, we can easily solve constraint motion questions. एक example देखते हैं. Another example you have, there is a pulley. और यहाँ हमने मास लगा दिया लेट अस से a. राइट. और टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, t यहाँ लगा दिया, और इस पुली को हमने रखा है फिक्स्ड. इस पुली के साथ हमने एक और सिस्टम ऑफ पुली लगाया. और इसे हमने ऊपर तक कलेक्ट कर दिया. राइट. नाउ दिस पुली इज कनेक्टेड टू दिस वे, और यहाँ आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, अनदर ऑब्जेक्ट बी. ठीक. अब अगर मैं ये कहूँ कि इस सिस्टम के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ मूविंग विद लेट अस से सम वेलोसिटी v1, तो हम क्या लिखेंगे? t एंड v के बीच का एंगल कितना है? वेक्टर्स हैं दोनों के बीच का वेक्टर्स है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस t इंटू वी1. दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है.
दिस इज इक्वल टू, नाउ इस स्ट्रिंग में टेंशन कहाँ होगी, अपवर्ड, इसमें भी अपवर्ड, इसमें भी अपवर्ड और इसमें भी अपवर्ड, सिस्टम से यानी ऑब्जेक्ट से अवे। हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर, 1 2 3 4, 4 स्ट्रिंग्स हैं, चारों की चारों बी को कहाँ ले जाना चाह रही हैं, अपवर्ड। क्यों लेके जाना चाहती हैं, क्योंकि ए ने डाउनवर्ड मूवमेंट किया है, ए ने डाउनवर्ड मूवमेंट किया है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम अपवर्ड मूव करना चाहता है। और यहाँ पर ये दोनों पुलिस कैसी हैं, मूवेबल। सो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वर्क डन फॉर बी कितना रह जाएगा, दैट विल बी 4t इंटू V2। t से t कैंसिल हो जाएगा, V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -TV1 प्लस 4TV2 शुड बी इक्वल टू 0। सो ये माइनस का साइन कट जाएगा आपका। सो you'll get TV1, V2 is equal to what, V1 by 4 meter per second. So let us say let V1 is equal to 4 meter per second. तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 meter per second. It will be moving by the velocity of 1 meter per second. So इसे आप समझिएगा, थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बाद हम आगे और टॉपिक्स लेकर आएंगे। आज के लिए यहाँ तक।